ये आज हम बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 1 का जो बुक में जो लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है आपका कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी लिमिटेशन। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक वो प्रोसेस है जो एक्चुअली में प्लानिंग के बाद स्टार्ट होती है। प्लानिंग जैसा हमने पहले पढ़ा था, प्लानिंग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सेट करते हैं, जब कोई कमर्शियल यूनिट जब सेट होता है तो हम सबसे पहले उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल बनाते हैं। हमने कंपनी क्यों बनाई है, हम क्या चाहते हैं, हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए, मार्केट में इतना शेयर चाहिए, इस सेगमेंट में चाहिए, राइट। हमने अपने कुछ गोल्स सेट किए, उस गोल के अकॉर्डिंग फिर हमने प्लानिंग तैयार की। प्लानिंग में भी क्या है कि वैरायटी ऑफ प्लान्स हमने बनाए। वैरायटी ऑफ प्लान्स में फिर जो सीनियर लेवल के लोग थे उन्होंने उसमें से जो अप्रोप्रिएट प्लान थे, अप्रोप्रिएट प्लान जो आपके टारगेट्स, आपको लगता था कि आपके टारगेट्स इससे अचीव किए जा सकते हैं, उन प्लान्स का, उन वैरायटी ऑफ प्लान्स में से उन सेलेक्टेड प्लान्स को आपने चुना और इम्प्लीमेंट किया। तो द टाइम व्हेन यू इम्प्लीमेंट योर प्लानिंग, वो प्लान सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन प्लान्स को, वो प्लान्स जो आपने सेलेक्ट किए थे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपके गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप उनकी थ्रू अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम को जो है हम दूसरे शब्दों में कंट्रोलिंग कहते हैं, कि आपने जो प्लान बनाए वो प्लान सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन प्लान्स के थ्रू आपने जो प्रोजेक्टेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किए हैं वो आप हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसकी मॉनिटरिंग, उसका ऑब्जर्वेशन, उसमें जो करेक्शन लाना है वो करेक्शंस ही कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो क्या है कि जब आपने प्लान कर लिया और प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है तो उस प्लान में कोई डेविएशंस तो नहीं आ रहे हैं। आपने कुछ कुछ स्टैंडर्ड सेट किए। प्लानिंग का मतलब आपने फ्यूचर के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए। स्टैंडर्ड्स का मतलब कुछ आप ये कह सकते हो टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स, छोटे छोटे आपने टारगेट्स बना दिए एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। तो वो टारगेट्स हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस टारगेट से डेविएट तो नहीं हो रहे हैं, मतलब इधर से उधर तो नहीं हो रहे हैं, लेफ्ट राइट तो नहीं हो रहे हैं, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या उस प्लान को एक्सिक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या, उसमें कोई डेविएशंस है, उसके रिजल्ट्स में कोई डेविएशंस आ रहे हैं। अगर कोई डेविएशंस नज़र आते हैं तो उनको फाइंड आउट करना और फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना, उसका करेक्शन करना, उनको सही करना, वो क्या है, आपका कंट्रोलिंग है, राइट। तो कंट्रोलिंग इज अ continuous process of measuring actual results of operations of an organization in comparison with the standards laid down as a guide. कंट्रोलिंग क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम मेजर करते हैं, यानी कि नापते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को, हमारे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो रिजल्ट्स हमारी कंपनी के जो ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे क्या आ रहे हैं। और वो रिजल्ट्स को हम कंपेयर किससे करते हैं, जो हमने प्लानिंग कर रखी है, जो हमने गाइड की तरह कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए। फॉर एग्जांपल, एक हफ्ते में अगर हम 10,000 यूनिट सर्टेन चीज़ के बनाते हैं तो एक महीने में हम इतना टर्नओवर बना पाएंगे, इतना टर्नओवर अचीव कर पाएंगे। ये आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया। अब एक हफ्ते में 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये जो है ये आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि 10,000 यूनिट्स हमें बनाने हैं। तो 10,000 यूनिट्स 1 वीक में 6 डेज ऑफ वर्किंग में आपको कंप्लीट करने हैं। अब ये आपका स्टैंडर्ड है, अब इसको कंट्रोलिंग आपको करना है, मतलब आपने देखना है कि वो पीस उसी स्पीड में, उसी रफ्तार में, उसी क्वालिटी, उसी क्वांटिटी में जो एज डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं।
एक हफ्ते के बाद क्या वो वाकई 10,000 पीसेस का टारगेट आपने अचीव किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है वो निकालना, और उसमें करेक्टिव मेज़र लाना, ताकि नेक्स्ट वीक फिर से जब 10,000 पीसेस आपको बनाने हो तो उसमें वो परेशानियां ना आए जो इस बार आई थी। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल रिजल्ट। जो एक्चुअल रिजल्ट आपके हैं उसको आपको कंपेयर करना है जो आपने स्टैंडर्ड्स लेट डाउन एज अ गाइड किए थे, जो स्टैंडर्ड्स आपने बना रखा था। यानी कि हमारा स्टैंडर्ड हमने काम शुरू होने से पहले ही हफ्ते की शुरुआत में ही हमने तय कर लिया था इस वीकेंड तक हमें 10,000 यूनिट बनाने, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया एज अ गाइड। ये हमें गाइड करेगा टूवर्ड्स मूवमेंट टूवर्ड्स योर वीक। जो पूरे हफ्ते आप मूव करने वाले हो एज अ गाइड, वो 10,000 यूनिट्स आपको बताएगा आपको किस रास्ते पे कैसे चलना है, वो आपको अचीव करना है। और एक्चुअल में कितना अचीव हुआ तो उसका जो कंपैरिजन है वो कंट्रोलिंग है। अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है फाइंड आउट करो, उसको रिव्यू कीजिए एंड देन रिवाइव इट, that is controlling means in ensuring that activities in an organization are performed as per plans. कंट्रोलिंग का मतलब हुआ कि हम इंश्योर करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो एज पर प्लान हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जो प्लान हमने स्टार्टिंग में बनाए थे, क्रिएट किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही। इन केस अगर उसमें कोई चेंज, कोई रिक्वायर्ड चेंजेस की ज़रूरत है तो दैट कैन बी मेड। अगर आपकी कंट्रोलिंग प्रॉपर है तो आप ये पता कर सकते हैं ना कि कहाँ पे क्या कमी है, तो उस कमी को आप रेक्टिफाई करेंगे, राइट। कंट्रोलिंग मीन्स इन इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है नहीं हो रही। मिस्टर हेनरी फाइल ने क्या कहा है, कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग ऑक्वर्स इन कंफर्मिटी with the plan adopted, the instructions issued and principles established. कंट्रोल वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि हम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो प्लान हमने अडॉप्ट किया है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग, और जो प्रिंसिपल, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं, वो सब हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए सफिशिएंट हैं या नहीं है। Conformity with the plan adopted, instruction issued and principle established. Principles means standard established. As per Mr. Dale Henning, control is the process of bringing about conformity of performance with the planned action. Control is the process of bringing about conformity of performance with planned action. आपकी परफॉर्मेंस और आपके जो प्लान्ड एक्शंस हैं उसमें आपको कंफर्मिटी करनी, आपने देखना है कहीं पे कोई कमी तो नहीं है। आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस आपको आपके डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में मददगार हैं या नहीं है। उनसे आप अपने डिज़ायर्ड जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोजेक्टेड आपने स्टैंडर्ड्स, अपने टारगेट्स बना रखे हैं, उससे आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसमें अगर कोई ज़रूरत है चेंजेस की, रिक्वायर्ड चेंजेस की ज़रूरत है, तो कंट्रोल वो प्रोसेस है जिससे उसको फाइंड आउट किया जाता है और फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई किया जाता है। You have to find it out, review and rectify. Okay, तो ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन एज अ गाइड। एक गाइड की तरह जो हमने स्टैंडर्ड्स बना रखे थे, उन स्टैंडर्ड्स में और एक्चुअल रिजल्ट्स में कितना अंतर है, वो फाइंड आउट करना और उसको कंट्रोल में रखना ही कंट्रोलिंग प्रोसेस है, जो एक अपने आप में एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, राइट। अब कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, कोई भी प्लानिंग जो है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक उस पर प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं होगी, क्योंकि आप 100% श्योर नहीं होते। जो प्लानिंग आप बनाते हैं, जो प्लान आप एक्सिक्यूट करते हैं, जो प्लान का आप चुनाव करते हैं, दैट आर टोटली बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। अब ज़रूरी नहीं है पास्ट में जो सिचुएशंस थी, जो कंडीशंस थी, वही आज भी प्रिवेल करेंगी और वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको दे पाएंगी। तो वो प्लान सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये काम मेन
ऑब्जेक्टिव कंट्रोलिंग का यही होता है। कोई भी सक्सेसफुल प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब उस पर कंट्रोलिंग प्रॉपर होगी। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग से क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को हासिल करने में कामयाब रहते हैं। जैसा अभी हमने पहले के डिस्कशन में ये बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि एक हफ्ते के गोल है पूरे साल भर के टर्नओवर का। साल भर के टर्नओवर को हमने बाइफरगेट करके वीकली अपने स्टैंडर्ड तैयार कर लिए, ताकि बीच में ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको रेक्टिफाई किया जा सके। 10,000 यूनिट हमें बनाने हैं, तो ये हमारा एक छोटा ऑब्जेक्टिव हो गया जो हमको वीकली हासिल करना है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसमें क्या डेविएशन है, यू हैव टू फाइंड आउट द डेविएशन। फिर वो जो डेविएशन है उस डेविएशन को आपको करेक्ट करना है, सही करना है। क्या अंतर आ रहा है? 10,000 नहीं बने, 8,500 बने, 8,800 पीस बने, क्यों बने, क्या प्रॉब्लम आई? उस प्रॉब्लम को ढूंढना, समझना, रिव्यू करना और फिर रेक्टिफाई करना। इससे क्या होता है कि अल्टीमेट जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हासिल करने में आपको आसानी होती है। राइट, आप उनको आसानी से हासिल कर पाते हैं जब आप बीच बीच में अपने स्टैंडर्ड्स बना के उनको रिव्यू करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करते हैं एंड देन मूव अहेड। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इससे क्या होता है कि आप कंट्रोल से आप अपने वो भी अपने जो स्टैंडर्ड्स आपने बना रखे हैं उनको आपको रिव्यू करने में भी मदद मिलती है। जो स्टैंडर्ड, जो आपने एक टारगेट, अपना वीकली टारगेट स्टैंडर्ड सेट किया है, उसमें क्या किसी रिवीजन की ज़रूरत है? आप कह रहे हैं जी 10,000 पीस हमें बनाने हैं, लेकिन आपके सैटरडे तक के वर्किंग डेज हैं और फ्राइडे तक आपने 11,000 पीस बना लिए, अभी एक दिन जबकि बाकी है। इसका मतलब आपके स्टैंडर्ड्स में कमी थी, आपने अपना टारगेट कम रखा था। आपको टारगेट तकरीबन 12,000 या 15,000 पीसेस का रखना चाहिए था, दैट कैन बी अचीव्ड। आपने रखा 10,000 पीसेस का, तो यानी कि आपके स्टैंडर्ड्स कितने एक्यूरेट हैं उसको भी जज करने में कंट्रोलिंग से पता चलता है। आपने 10,000 का टारगेट रखा जबकि 11,000 पीस आपके फ्राइडे तक बन गए थे, अभी सैटरडे आपके हाथ में है, यानी कि आप 12, 13, 14,000 तक पीस बना सकते थे। तो यानी कि आपको अपने स्टैंडर्ड को में एक्यूरेसी लानी है, कम है ज़्यादा कीजिए। आपने 10,000 पीसेस बनाने थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज हम फ्राइडे पे तक पहुंच गए और मुश्किल से 4,000 पीस बने, 4,000 पीस ओनली या 4,000 यूनिट्स ओनली, जबकि काम बिल्कुल एज पर प्लानिंग हुआ। कोई बीच में बहुत ज़्यादा हर्डल, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं आई, मशीनों ने सही से काम किया, लोगों ने पूरी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम किया, लेकिन फिर भी 4,000 पीसेस से ज़्यादा नहीं बन पाए। प्रॉब्लम थी बट वो ओवरकम हो गई थी, मैनेज हो गई थी। प्रॉब्लम हर काम में आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 का जो टारगेट रखा गया था वो ज़रूरत से ज़्यादा था, दैट हैज़ टू बी रिव्यूड। उसको एक्यूरेट करना पड़ेगा, उसको 8,000 करना पड़ेगा, 6,000 करना पड़ेगा, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करेक्टिव मेजर्स डाल के उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड भी हम कंट्रोलिंग से कर सकते हैं। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है तो रिसोर्सेज का आप सही इस्तेमाल भी करते हैं। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ योर रिसोर्सेज का मतलब इनपुट्स, किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए जो इनपुट्स लगते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स का टारगेट था, उस काम के लिए हमने 100 आदमी लगा दिए। उन 100 आदमियों ने यही टारगेट आपका फ्राइडे तक बना दिया, जो अभी हम बात कर रहे थे। सैटरडे का दिन अभी बाकी है। इसका मतलब वहाँ पे हमने मैन पावर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया था। इससे हमको ये भी पता चला 100 की जगह अगर हम 80 लोग भी लगाते तब भी सैटरडे तक हम अपने टारगेट्स, अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते थे। नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, वहाँ से 20 लोग हटाकर किसी दूसरी यूनिट में लगा देंगे जहाँ पे टारगेट सही से अचीव नहीं हो पा रहा है। उन 20 लोगों का इस्तेमाल हम किसी दूसरी जगह दूसरे काम पे करेंगे। 80 लोगों से हम वही काम, वही टारगेट अगले वीक में अचीव कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे उनका आपने एफिशिएंट इस्तेमाल किया, ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया, कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट को निकाला। जो काम इस वीक में 100 लोगों ने किया था वही काम अगले वीक 80 लोग कर पाएंगे या कर लेते हैं। तो आपने 20 लोगों की कॉस्टिंग को बचाया, उनका इस्तेमाल दूसरी जगह करके। राइट, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है, जो इनपुट्स हैं, उसका सही इस्तेमाल, यानी कि आपने जो वेस्टेज है उसको कंट्रोल किया। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द वेस्टेज, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। हर चीज़ में आपका रॉ मटेरियल है, मैन पावर है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस हैं, मशीन्स है, ऑपरेशन
ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी इनपुट सारी हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उसका हम सही इस्तेमाल कर पाते हैं जब हमारी एक कंट्रोलिंग प्रॉपर होती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कहाँ पे क्या कम रह गया कि तो उसमें क्या चीज़ डालना है, क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है उसको हमें बचाना है, वेस्टेज को बचाना है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करके इतना तो वेस्ट चला जा रहा है, तो कंट्रोल इट, आप वेस्टेज को कंट्रोल करते हैं, राइट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। अगेन द सेम वर्ड्स जो स्टार्टिंग से बिजनेस स्टडीज़ में आ रहे हैं रिपीटेटिवली। इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन इससे इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड पहले से सेट कर दिए, लोगों को पहले से पता है कि हमको 10,000 पीसेज इस वीकेंड तक, 10,000 यूनिट इस वीकेंड तक बनाने हैं, और सैटरडे तक वो 10,000 यूनिट्स को बनाने में कामयाब रहते हैं। तो लेवल ऑफ मोटिवेशन बढ़ गया कि हमने टारगेट अचीव कर लिया, आपका मोटिवेशन बढ़ा ना। या फ्राइडे तक आपने देखा कि आपके 8,000 पीसेस बने, आज हमको 2,000 पीसेस किसी भी हालत में बनाने हैं, आप अपना मोरल, अपना मोटिवेशन को ऑटोमेटिकली हाई करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो एक वीक का लास्ट डे है, इस दिन आपको अपना ज़्यादा आउटपुट देना है, अपनी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बेटर करनी है, क्योंकि जो गलती, जो कमी आपको आपके पिछले 5 दिनों में हो गई उसको रिकवर करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिला, एक मकसद मिला, एक कारण मिला कि आज आपको काम ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड हमने पहले से फिक्स कर रखे थे, उस स्टैंडर्ड में कोई डिविएशन ना आए करके आपकी एक प्रॉपर कंट्रोलिंग थी। आपने पहले लोगों को बता दिया भाई 10,000 का टारगेट था, अभी 8,000 हुए हैं, एक दिन बचा है, देख लो। लोगों ने खुद ही अपने आप मोटिवेट किया। तो इट्स इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता होता है हमें क्या करना है, तो काम करने में आसानी होती है, टारगेट्स को अचीव करने में आसानी होती है, और हमको हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो काम करने का अटेंशन है, जो फोकस है, वो एक टारगेट पे फिक्स रहता है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इससे ऑर्डर और डिसिप्लिन को आप इंश्योर कर पाते हो। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ कंपनी में चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनको आप क्लोजली मॉनिटर करते हो, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग करनी है, आपको इंश्योर करना है कि काम सही से हो रहा है, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। उस कमी को फाइंड आउट करने के लिए आप उसकी बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करते हो, और जब आप क्लोज मॉनिटरिंग करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हो, उनके काम करने के तरीके पे नज़र होती है। तो इससे क्या होता है, आप एक ऑर्डर यानी कि एक सही सिस्टम, एक डिसिप्लिन के साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट कंपनी में ऑर्गेनाइज करते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि लोगों को पता होता है हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमको क्या अचीव करना है, और कंट्रोलिंग हमारी इतनी अच्छी है कि लगातार हम पे मॉनिटरिंग हो रही है। मैनेजमेंट को पता है कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में लोग रखते हैं। इससे ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहता है। जैसे कंपनियां इस्तेमाल करती ना, CCTV कैमराज हो गए, जगह जगह लगा रखे हैं, जस्ट टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। आदमी के दिमाग में साइकोलॉजिकल एक रहता है, यार मैं कैमरे से, अगर यहाँ बॉस नहीं भी है तब भी किसी भी कोने में कोई मुझे देख रहा है किसी कोने से। सो इससे डिसिप्लिन और ऑर्डर बना रहता है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, हमें एक्शंस पे कोऑर्डिनेशन करने में आसानी होती है। हमें स्टैंडर्ड्स पता हैं, हमको टारगेट पता है, वीक का क्या टारगेट है। तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन करता चला जा रहा है, मार्केटिंग वाला उस हिसाब से सेल मार्केट में नहीं कर पा रहा है। आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। प्रोडक्शन वाला कॉन्स्टेंटली टच में रहता है सेल्स वाले की कि भाई सामान बेचो, हम इस वीक में 10,000 पीसेस बना रहे हैं, ये 10,000 पीसेस इस वीक में बिक जाने चाहिए। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स आपने पहले से फिक्स कर रखे हैं, और उसमें आपकी प्रॉपर एक कंट्रोलिंग है। तो इससे क्या होता है कि आपके बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में, एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के बीच में, एक मैनेजर का दूसरे मैनेजर के साथ, दूसरा मैनेजर का तीसरे मैनेजर के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चलता है। चीज़ें फ्लो में चलती हैं, चीज़ें स्मूथली चलती हैं, क्योंकि सबको पता है उनको कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन से गोल को हासिल करना है। राइट, ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस। अब हम ध्यान देते हैं कि इस कंट्रोलिंग की लिमिटेशन क्या है।
इतना सब होने के बाद भी इसकी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसको थोड़ा सा कहीं कहीं पे इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। आप कंट्रोलिंग किसी चीज़ को तभी कर पाओगे जब उसको आप क्वांटिफाइड कर पाओगे। क्वांटिफाई का मतलब आप उसको फिगर एंड फैक्ट्स एंड फिगर में मेंशन करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे और क्या स्टैंडर्ड्स आपको मिल रहे हैं और क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। किसी भी चीज़ को जब आप क्वांटिफाई करने का मतलब नंबर्स में मेंशन कर पाओ, किसी भी चीज़ को क्वांटिटी में मेंशन कर पाओ। नंबर्स में जब आप मेंशन करते हो, चाहे वो कोई भी यूनिट्स हों, उसमें जब आप उस चीज़ को कन्वर्ट कर पाते हो, तभी आप उसका एनालिसिस कर पाते हो, तभी आपको एक स्टैटिकल रिपोर्ट मिल पाती है कि हाँ भाई ये मेरा प्रोजेक्टेड था, ये मेरा एक्चुअल है। तभी आप फाइंड आउट कर पाते हो कहाँ पे क्या डेविएशन है, क्यों है, उसको रिव्यू कर पाते हो और उसको रेक्टिफाई कर पाते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आप क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते, आप उसको क्वांटिटी में मेंशन ही नहीं कर सकते। आदमी का मोटिवेशनल लेवल क्या है, आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे? जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या लेवल है एक एम्प्लॉय का, कैसे क्वांटिफाई करेंगे आप? तो ये चीज़ क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते। जब आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो उसका फिर कैसे आप उसमें करेक्टिव मेजर्स लाएंगे? अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आदमी एम्प्लॉय में जॉब सेटिस्फैक्शन कम है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसका एक्चुअल में क्या होना चाहिए और क्या उसके लिए इस स्टैंडर्ड फ्रीज हैं और क्या उसके एक्चुअल में होने चाहिए, जब उसमें कोई क्वांटिटी ही मेंशन नहीं है, कोई यूनिट्स ही मेंशन नहीं है, कोई नंबर्स ही मेंशन नहीं है, तो उसको कैसे आप एनालिसिस करोगे? आदमी का मोरल हाई है या लो है कैसे पता चलेगा जब तक वो क्वांटिफाइड नहीं होगा? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम क्वांटिफाइड स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं कर पाते, तो ये कंट्रोलिंग में एक लिमिटेशन आ जाती है। जहाँ पे क्वांटिफाइड नहीं हो पाता वहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने में बड़ी दिक्कत होती है। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कंट्रोलिंग कितनी ही आपकी स्ट्रांग हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके हद में नहीं होते। जैसा हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी भी गवर्नमेंट किसी भी सेगमेंट में कोई पॉलिसी चेंज कर सकती है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, कहीं कुछ बेनिफिट दे सकती है, कहीं पे रिजिट हो सकती है, कहीं पे कुछ चीज़ें प्लस कर सकती है, कहीं पे कुछ चीज़ें माइनस कर सकती है। ये फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ही डायनेमिक इन नेचर है, डेली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं हर चीज़ में, हर सेगमेंट में, वो आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहती। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन, जिस प्रोडक्ट में जिस सेगमेंट में आज आप खड़े हैं वहाँ पर 10 कंपटीटर हैं, आपको नहीं पता कल हो सकता है वहाँ 15 खड़े हो जाएं। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये अल्टीमेट आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी एक लिमिटेशन बन जाती है, कंट्रोलिंग की एक लिमिटेशन हो जाती है कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर पाते। डिविएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, अपने प्लान्स को चेंज करते हैं, काम करने की स्टाइल को चेंज करते हैं एज पर रिक्वायर्ड। जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो उतना स्कोप हम रख के चलते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, चाहे स्टैंडर्ड्स में करने पड़े, चाहे अपनी प्लानिंग में चेंजेस करने पड़े, या अपनी एक्टिविटीज़ अपने एक्शंस में चेंजेस करने पड़े, वो उतना स्कोप हम रख के चलते हैं। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छे मैनेजमेंट की एक खूबी है कि वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पाते। रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग जब होती है तो रेजिस्टेंस, आदमी थोड़ा सा वो करता है, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। इंसान है ये, इंसान कोई रोबोट तो है नहीं कि 24 आवर्स, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी तो लगातार कॉन्स्टेंटली एक मशीन पर 8 घंटे आँख गड़ाए काम करता रहेगा। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स भी करेगा, थोड़ी लंबी सांस भी लेगा, ये भी लेगा, लेकिन दिमाग में एक डर बैठा रहता है, सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, मुझे लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो वो नहीं चाहता यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे। आपने मुझे टारगेट दे दिया, ये टारगेट दिन भर में मैं अचीव करके आपको इस मशीन से इतना आउटपुट निकाल के दे दूंगा, सीसीटीवी कैमरा हटाइए। वो रेसिस्ट करेगा, उससे उसको दिक्कत होती है, उसको परेशानी है। उसको ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे मेरे सिर पे कोई खड़ा है, और कोई नहीं चाहता कोई उसके सिर पे 24 घंटे खड़ा रहे। चाहे कंपनी का
ये मोटिव था या नहीं था सीसीटीवी कैमरा लगाने में, वो एक डिफरेंट इशू है, उस पर डिस्कशन अलग तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इट बिकम अ पॉइंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर द एम्प्लॉयज़। बहुत ज़्यादा रोक टोक, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज़ को रिजिड बना देता है और एम्प्लॉयज़ इसके लिए मना करते हैं, नहीं होना चाहिए। उनकी आज़ादी पे रोक है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहें वो कर लें। आज़ादी इन द सेंस कि थोड़ा सा रिलैक्स मूड में, रिलैक्स माहौल में एक अच्छा आउटपुट दे सकें, राइट। कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग अपने आप में एक कॉस्टली अफेयर है। इसमें आपका समय बर्बाद होता है, समय की भी अपनी एक कीमत है, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत उसमें काफ़ी लगती है, उसकी भी अपनी एक कीमत है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग या जो कंट्रोलिंग हम इफ़ेक्टिवली करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें कई बार कुछ फिज़िकल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ टेंजिबल चीज़ों की, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो अपने आप में कॉस्टली अफेयर बन जाता है। एक मैनेजर का समय ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है कंट्रोलिंग में, तो वो भी अपने आप में कॉस्ट इन्वॉल्व है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जाती है, नहीं जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ये लगाना है, बहुत टाइप की मशीन्स और इक्विपमेंट आ गए हैं आज की तारीख में कंट्रोल रखने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये सब क्या है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, खर्चे होते हैं। तो ये कंट्रोलिंग अपने आप में भी एक प्रोडक्ट के कॉस्ट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप में एक बजट क्रिएट करता है, तो इट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर। तो कंट्रोलिंग की लिमिटेशन क्या हो गई कि सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं होता, एम्प्लॉयज़ की तरफ से रेजिस्टेंस रहता है, और ये अपने आप में एक कॉस्टली अफेयर है। तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कंट्रोलिंग क्या है उसका इंट्रोडक्शन समझा, उसको समझा, उसके इम्पोर्टेंस को समझी और उसके लिमिटेशंस को समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कीप राइटिंग टू अस। हैव अ नाइस टाइम। बाय।